तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं ई संवाद हिमाचल प्रदेश। आज दिन भर खबर फास्ट पर हिमाचल का सवाल हो रहा है, हिमाचल की सरकार से हो रहा है। पड़ताल, जांच और समझने की कोशिश हो रही है कि हिमाचल कोरोना से इस लड़ाई में कहां आज के समय में ठहरता है और कितना इस लड़ाई को जीतने की ओर अग्रसर दिखाई देता है। कोरोना की यह दूसरी लहर धीरे धीरे मंद तो पड़ रही है, लेकिन इस बीच हिमाचल किस तरीके से निकल करके आया और तीसरी जो लहर आने वाली है जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, उससे कितना तैयार है। इसके अलावा कोरोना काल में मौजूदा जो परिस्थितियां बनी है, वो चाहे रोजगार की हो, परिवहन की समस्याओं की हो, उद्योगों की हो, या फिर और जितनी भी समस्याएं टूरिज्म को लेकर हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं, उन सब से अब हिमाचल की सरकार कैसे निपट रही है। आज ही संवाद में दिन भर हम हिमाचल के इसी संवाद के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं और जानने की कोशिश आज करेंगे विक्रम सिंह से, जो कि परिवहन और उद्योग मंत्री हैं हिमाचल के, और समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में उनका अपना विभाग किस तरीके से काम कर रहा है और सरकार आगे किन मुद्दों को लेकर के और किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रही है। बात होगी उनसे और सवाल सीधे होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखें फिर आएंगे लौटकर। विक्रम सिंह ठाकुर मौजूदा सरकार में उद्योग एवं परिवहन मंत्री हैं। राजनीति से पुराना ताल्लुकात रखने वाले विक्रम सिंह कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। साल 2003 में जसवा परागपुर से पहली बार विक्रम सिंह विधायक चुने गए। विक्रम सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के बतौर उपाध्यक्ष रहे और साथ ही खादी बोर्ड और प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। साल 2012 में जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से ही एक बार फिर से निर्वाचित हुए। 2017 के चुनाव में जीत का सेहरा पहना। विक्रम सिंह श्रम और रोजगार, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण के विभागों के साथ मंत्रियों और उद्योग मंत्री की परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। विक्रम सिंह ठाकुर राजनीतिक दंगल के सुपरस्टार के तौर पर पहचाने जाते हैं। आज इस संवाद में जानेंगे कि प्रदेश में उद्योग और परिवहन की क्या स्थिति है और विभाग कोरोना पर विजय पाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करेंगे। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है इस संवाद हिमाचल में आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सीधी सी बात आपसे यही जानेंगे, क्योंकि जो आपके पास डिपार्टमेंट है बेहद महत्वपूर्ण और कोरोना के इस काल में सभी, हालांकि हर विभाग जो है प्रभावित रहा है, लेकिन आपके जो तमाम विभाग हैं वो सीधे तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। तो कोरोना की लड़ाई कैसे आपका विभाग जो है वो लड़ रहा है अपने कर्मचारियों के लिए भी, और प्रदेश की भी लड़ाई के बारे में आपसे थोड़ा पहले जानना चाहेंगे सर। इस कोरोना की महामारी में हमारा प्रदेश कोई अछूता नहीं है और यहाँ तक आप मेरे विभागों से जुड़े हुए विषयों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना की मार सबसे ज्यादा आज की तारीख में हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग के ऊपर पड़ी है। हमारा अपना हिमाचल पथ परिवहन निगम पूर्ण रूप से खड़ा है और उस बेड़े में पहले ही हम लोग घाटे में हैं और ये घाटा और बढ़ रहा है। इसी तरीके से हमारा दूसरा विभाग उद्योग है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत में जिस समय ना हमारे पास टीका था, ना हमारे पास दवा थी, ना हमारे पास अच्छे तरीके के हॉस्पिटल्स थे, तो पहली बार में तो पूर्ण रूप से जो उद्योग है उसको हमें बंद करना पड़ा। लेकिन इस बार जो हमारा कोरोना कर्फ्यू है, उस कर्फ्यू में हम लोगों ने एक कोशिश की है कि उद्योग जो है वो लगातार चलता रहे। कामगार और उद्योग में काम करने वाले कामगार और उद्योग का मालिक, उनके बीच में एक अच्छा समन्वय बना रहे, जिसके कारण से पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बार लगभग जो इंडस्ट्री है वो ठीक तरीके से चली है। तो मतलब सफल रहे इस बारे में। तीसरा मेरे पास विभाग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। उस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग में भी एक महत्वपूर्ण विभाग BOCW आता है
जिस उस कामगार बोर्ड के माध्यम से हमारी सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि जो व्यक्ति हमारा दिहाड़ी लगा रहा है उसके लिए लगातार 3 बार उसके खाते में 2-2 हजार रुपया, ताकि उसकी रोजी रोटी चली रहे, 3 बार ये पैसा जो है कि उनके खाते में डाला है। और अब भी हमारी ये कोशिश है कि अपने इस विभाग के माध्यम से गरीब व्यक्ति की मदद कैसे हो सकती है उस तरफ हम लोग लगे। यहाँ तक इस कोरोना काल में हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि जो कर्मचारी HRTC के अंदर काम कर रहे हैं, वो सभी को उन सभी कर्मचारियों के बारे में अभी सरकार ने जिस प्रकार से बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं उनके बारे में जो बोला गया है, वो भी फर्स्ट लाइन में आए हैं और उन लोगों को भी उसी प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं जिस प्रकार से कोरोना में काम करने वाले हमारे जो फ्रंट वर्कर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स अब पथ परिवहन निगम के भी कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज मैं समझना चाहता हूं सर आपसे, आप ये बताएं कि क्योंकि देखिए परिवहन को जो जिस तरीके का नुकसान हुआ बिल्कुल स्पष्ट है, और क्योंकि गाड़ियां जब चलेंगी नहीं तो नुकसान तो होगा ही, जो कमाई होनी थी जो नहीं हो रही है, तो इससे निश्चित तौर पर विभाग की जो इनकम है उस पर असर आएगा, विभाग की इनकम पर असर आएगा, तो उससे जुड़े कर्मचारियों की इनकम पर भी असर आएगा। ये असर हमने यहाँ पर भी देखा। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जो विभाग है वो सीधे तौर पर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाने में समर्थ नहीं है। क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? वो सरकार पर ही निर्भर है कि सरकार की ग्रांट आएगी तभी विभाग तनख्वाह दे पाएगा, और तनख्वाहें देरी हो रही है, हर बार 15 से 25 तारीख भी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपट रहे हैं? ये समस्या हमें केवल और केवल HRTC विभाग में है, और HRTC के कर्मचारियों को कई बार ये देरी हो रही है हमें, क्योंकि सारे का सारा पैसा इस समय हमें सरकार से लेना पड़ रहा है। जो हमारे ग्रांट इन एड पूरे साल के अंदर मिलती है वो समाप्त हो जाती है जिस समय, तो उसके बाद पूरे का पूरा ध्यान सरकार की तरफ जाता है। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ सरकार का कि जब जब भी हमने इन चीजों की मांग की है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। नहीं, ये सर क्या अभी मतलब ये कोरोना के दौरान ही ये समस्या आई है या पहले से? क्योंकि कोरोना के दौरान तो हम देख रहे हैं, ठीक है, बहुत कोरोना काल में ही ये समस्या आई, तो उससे पहले तनख्वाह समय पर मिल रही थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक समय। उसमें डिपार्टमेंट क्या खुद से ही अपने खुद का जो बजट डिपार्टमेंट का रहता है उसी से सैलरी रिलीज करता है, या पहले भी सरकार पर ही डिपेंड रहते थे? नहीं, पहले तो हमारी गाड़ी चलती है, चलती है, हमें मुनाफा आता है, हमें पैसा आता है, उसके साथ हम कंपनसेट करके सरकार से पैसा लेके चलाते थे। आज की तारीख में गाड़ी खड़ी है, आज की तारीख में कुछ नहीं हो रहा, हमारी जो बिल्कुल इनकम जीरो है। इसलिए हमें पूरे का पूरा ध्यान जो है वो सरकार की तरफ देखना पड़ता है, जिसके कारण से कई बार देरी हो। तो मतलब अभी क्योंकि 4 साल होने को ही हैं, अगर मोटे तौर पर हम देखें, करीब देखा जाए 3 साल से ज्यादा समय हो गया, तो ऐसे में क्या ये मान सकते हैं कि जितने समय से रोडवेज काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा था, तो उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि वो बस कमा रहा था और खर्च हो रहा था, कमा रहा था खर्च, कोई सेविंग्स क्या डिपार्टमेंट की ऐसी नहीं रहती कि सर ऐसी परिस्थितियों में भी कर्मचारियों का ध्यान रखा जा सके? हिमाचल पथ परिवहन निगम का बेड़ा लंबे समय से, क्योंकि ये जो काम है इस काम के अंदर आप लोग सोशल तरीके से काम कर रहे हैं, आप सरकार के अंदर HRTC आम जनमानस के लिए काम करती है, और ये चलते चलते हमारा जो बड़े लंबे समय से जो है वो हम घाटे में चल रहे हैं। ये कोई अब की बात नहीं है, ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल ही गाड़ी जिस समय खड़ी हो गई है तो बहुत बड़ा नुकसान जो है हम लोगों को हो रहा है। इसके कारण से हमें सरकार से पूरे का पूरे पैसा जो है हम सरकार से मांग। अच्छा, ये तो सर रही क्योंकि ये डिपार्टमेंट सरकार का है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है, और सरकार आज नहीं तो कल, ठीक है, देरी हो रही है तनख्वाह में लेकिन आ ही जाती है। जो निजी बस ऑपरेटर्स की भी बात हो रही थी, उन्होंने भी काफी अपनी मांगे रखी, टैक्स माफ करने की बात हो या दूसरी रियायतों की बात हो, उस पर बात हुई, और उन्होंने तो काले झंडे भी अपने बसों पर लगाकर भी चलाए। ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिली, तो उनकी समस्याएं जो थी, मांगे थी, उनको लेकर हो गई सर सारी चीजें सॉर्ट आउट? कोरोना काल में मैं बोल रहा हूँ HRTC पूरे तरीके से रुकी है, तो इसी प्रकार से प्रभाव प्राइवेट्स के ऊपर भी गया है। प्राइवेट जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल के अंदर सवारी उनके बस के अंदर बैठ नहीं रही, सवारी बड़ी कम है, और उनको ऐसा लगता है कि हमें भी सरकार किसी न किसी तरीके का जो है वो हमारी मदद करे। लेकिन आपको एक बात बड़े अच्छे तरीके से जाननी चाहिए, और ये वास्तविकता है, इसको हमें मानना भी चाहिए। आज पूरे का पूरा ध्यान सरकार का कोरोना की तरफ है।
हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस को कैसे बचाया जा सकता है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का ध्यान इन चीजों के ऊपर है। उसमें तो हमने उनको देखा कि बोला है सरकार भाई ने थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक हाँ, आने दो। हाँ, आज की तारीख में हम लोग ये है कि कैसे हिमाचल के जो हिमाचल में जो कोरोना से लिपटे हैं उनको कैसे बचाना है। नहीं, सारे लेकिन का सर सारा पता ध्यान क्या उस है, तरफ है और हमने उनसे उसमें एक निवेदन चीज, किया। ये आपने बिल्कुल सही बात कही और हमने देखा भी कि हिमाचल ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी उसमें बहुत सारी चीजें, भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं जो हिमाचल के पक्ष में कही जा सकती हैं। दूर दूर गांव हैं, गांवों ने भी खुद अपने स्तर पर काफी नियमों का पालन किया, ये भी खबरें हमने देखी। लेकिन इस बीच एक चीज ये भी आ जाती है ना, क्योंकि रोजगार का, श्रम रोजगार का भी विभाग आपके जिम्मेदारी में सर, तो रोजगार की भी बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर्स जो हैं वो अगर बस को आप कहेंगे कि भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, परिस्थितियां ठीक होंगी तो हम सब कर लेंगे, लेकिन उसी दौरान आप ये भी देखें कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सफाई करने वाले हैं, उनकी देखरेख करने वाले हैं, उन लोगों के रोजगार पर भी बात आ जाती है, तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो आगे क्या देंगे। तो ये परिस्थितियां भी हैं और फिर रोजगार का संकट भी आ जाता है और इसीलिए 12% से ज्यादा बेरोजगारी दर हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी सभी बातों के साथ सहमत हूं, लेकिन मैंने आपको जो बोला है उसको शायद आपने पूरे तरीके से रजिस्टर नहीं किया। सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है इन सभी विषयों के ऊपर। हाँ। हमने सारी की सारी बातें आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को बताई हैं, वो इस विषयों को लेकर गंभीर हैं, इन विषयों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आप आज मुल्क के अंदर, आज आप हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार से कोरोना को, हम लोगों ने कोरोना से कैसे बचना है। हाँ। आज पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण में लगा हुआ है। हाँ। पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है कि जो आम जनमानस है उसको ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस वक्त में ये जो हमारा चल रहा है, हमें इस वक्त में एक दूसरे के साथ मिलकर, ये समय हर समय नहीं रहेगा। हाँ, ये ठीक, जल्दी से जो है वो अच्छी परिस्थितियों में आएंगे तो इसको हम ठीक करेंगे। वो ठीक परिस्थितियां हो भी जाएंगी सर, और निश्चित तौर पर जिस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, ठीक है कि हम लोगों ने भले ही इसमें ध्यान देने पर कि दूसरी लहर आएगी, हमने बहुत ज्यादा ध्यान और तैयारियां पहले नहीं की, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने निपटा है चीजों से और कंट्रोल में किया है चीजों को, वो ठीक, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, हर सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक चीज और, मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपने कहा कि हम कोरोना की बात, इस पर पूरा ध्यान है, तो कोरोना को लेकर ऑक्सीजन की भी बात आई और ऐसी परिस्थितियां देश के अलग अलग हिस्सों में बनी, तो क्या हिमाचल उन सब चीज़ों को लेकर अब आज की परिस्थिति की अगर बात करें तो पूरे तरीके से तैयार है? अब अगर समस्या और बढ़ती भी है, मरीज और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं या तीसरी लहर आती है, तो उन सब के लिए एकदम सारी चीज़ें सही हैं, परफेक्ट तौर पर ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है? हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक हम बात करें, बाकी प्रदेशों से कहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरा पूरे का पूरा इलाज आईजीएमसी शिमला में हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये केवल और केवल मैं नहीं कि मैं एक मंत्री हूं तो मंत्री के नाते कोई केवल मेरा इलाज वहां पे हुआ है, बड़ी सारी की सारी दुनिया का इलाज होता है। आम जनमानस वहां पे, मैंने खुद उनको देखा है किस प्रकार से इलाज हो रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चल रही है और जिस प्रकार से कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो दवाई की बात है, चाहे वो इंजेक्शन की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की बात है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम इसके साथ भी लड़ रहे हैं और आगे भी अगर कोई विपदा हमारे ऊपर आती है तो उसके लिए भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार। अच्छा, तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है सर, बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा, उसके लिए एनआईसीयू के वार्ड आदि उन सबका की क्या व्यवस्था, उसके लिए प्लानिंग हो रही है क्या? ये विषय ठीक है, बट इट इज ओनली द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। किसी ने भी एक्सपर्ट ने ये नहीं बोला है कि बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। इफेक्ट सभी के ऊपर होगा, सभी के ऊपर होगा, लेकिन जो भी होगा उसके लिए हम लोग तैयार। ठीक है, आगे बढ़े सर, अगले खबर की बात करते हैं। एक विषय ये भी आया था कि हरियाणा, माफ कीजिएगा, हिमाचल रोडवेज का जो ट्रांसपोर्ट का जो पूरा विभाग है, इसमें महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा सकती है। क्या इसके बारे में कुछ आगे विचार या इस पर कुछ चीजें हो रही हैं? अभी हम घाटे की बात कर रहे थे, अभी आप लोग सुविधा देने की बात कर रहे हैं। हमने कोशिश की है, बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हमने लाभ दिया है। बच्चा स्कूल में जाए उसके लिए एचआरटीसी की बस अगर जाती है वो फ्री में उसमें जाता है। बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कैटेगरीज को हम फ्री में लेके जाते हैं, जब बहुत कम पैसा लेके जाते हैं। तो अभी बहनों की आपने बात की है, रक्षाबंधन के ऊपर बहनों को मुफ्त गाड़ी में लिया जाता है। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में से आप गुजर रहे हैं, मुझे लगता है आपका प्रश्न बिल्कुल भिन्न है इन सारे विषयों के ऊपर।
लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में इसमें इन विषयों के ऊपर भी चिंता करेंगे। अच्छा, इसमें सर एक ये भी बात आई थी कि आपने किसी एक अन्य राज्य को देख करके ये बात या इस बारे में विचार आया है क्या? ऐसा तो नहीं है ना सर कि किसी दूसरे राज्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के राज्य को देखकर विचार नहीं है। ये तो हमारे यहाँ पर खुद बड़े लोग समझदार हैं, माताएं बहनें खुद यहाँ बड़े फास्ट हैं सारे लोग। और यहाँ पे डिमांड जो है वो जनरेट होती रहती है, अपने ही जनरेट होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए कहीं की बात नहीं है, किसी के राज्य की बात नहीं है, अपने राज्य में ऐसे विषय आते रहते हैं। एक और विषय जो है वो लोगों से ही जब हमने बात करी सर, तो उस पर आया कि क्योंकि टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है प्रदेश में, और उसकी वजह से भी लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा है सीधे तौर पर भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो उस विषय पर भी आगे जब परिस्थितियां ठीक होंगी, जब चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी, तो उसके लिए आने वाले समय के लिए क्या योजनाएं हैं, इस पर कुछ विचार हो रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई हम कैटेगरी देखें तो हमें लगता है कि ये जो टूरिज्म है, टूरिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है कोरोना ने डाला है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोग रिज की बात करते तो इस समय वहां खड़े होने के लिए स्थान नहीं होता था। बिल्कुल, आज रिज के ऊपर कोई नजर नहीं आ रहा है और निश्चित तौर से वो लोग भी परेशानी में हैं। इससे पहले भी जिस समय कोरोना आया उस समय भी उन लोगों ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था इन चीजों के ऊपर विचार किया जाए। हमने कुछ चीजों को डेफर किया था, कुछ चीजों को माफ किया था। अभी भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही लग रही हैं। जब भी निश्चित तौर से इन विषयों के ऊपर बात आएगी, सरकार गंभीरता से इसके ऊपर सोचेगी और इसके जो लोगों की चिंता है इसको दूर करेगी। एक मजदूरों के विषय में भी एक सवाल सर, किस तरीके से उनकी देखभाल हो रही है? आपने 2-2 हज़ार रुपये अलग अलग क्षेत्र के लोगों को देने की भी बात अपने कही 3 बार में दिए गए। मजदूरों को लेकर, क्योंकि बाहर के लोग भी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं होती दूसरे राज्यों की तरह, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, तो उनकी देखभाल कैसे हो रही है? क्योंकि वो अपने वापस प्रदेश न लौट जाएं, और यहाँ पर अगर रह भी रहे हैं लॉकडाउन की परिस्थितियों में, तो उनको भी प्रदेश उनकी जिम्मेदारी ले। मैं आपके साथ जो मनरेगा में लोग काम करते हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, वो उन वर्कर्स के विषय में आपसे बात कर रहा था। अगर किसी व्यक्ति ने मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगाई या किसी व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी कंस्ट्रक्शन के काम में दिहाड़ी लगाई, जब उसके 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कामगार बोर्ड के साथ होती है। और जिसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके पैदा होने से लेके मरने तक वो जो बोर्ड है वो उसकी चिंता करता है। चाहे उसकी बच्ची की पढ़ाई है, चाहे उसके बेटे की पढ़ाई है, चाहे वो बीमार होता है, चाहे किसी की मृत्यु होती है, इन सारे विषयों के ऊपर BOCW जो कामगार बोर्ड है वो चिंता करता है। उसी की एवज में ये बात कर रहा था, जो मनरेगा में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे पंजीकृत जो लोग हैं, उन सब लोगों के खाते में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में डाला है, ताकि अगर उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही है तो उनको इस प्रकार से सरकार ने सहायता दी है। और यहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी NGO, सरकार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ये सब लोग इस काम में लगे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। यहाँ पे रहने वाले प्रवासी जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए पैकेट्स की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हैं, सरकार भी लगी है। और मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण से मजदूर को आज यहाँ से भूख के कारण से ये प्रदेश छोड़ना पड़े। तो हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको मैं कह सकता हूँ सुखद है, अच्छी हैं, और उसके ऊपर हमारे लोग काम कर रहे हैं। अब एक राजनीति को लेकर भी सर बात मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बात ये भी विपक्ष की तरफ से बार बार कही जा रही है कि सरकार केवल अपने प्रचार पर पैसा खर्च कर रही है, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए काम कर रही है, और ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा है। इसको क्या केवल आप राजनीति के लिहाज से मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं चीजें ग्राउंड पर दिखती हैं कि गलत हैं? अच्छा प्रश्न किया आपने। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमें इस प्रकार की विपक्ष जो है उसको झेलना पड़ रहा है। ये बड़ा दुखदाई है। आज के कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति को केवल एक ही चिंता होनी चाहिए कि हमें कोरोना से कैसे बचना है। और जो हमारा विपक्षी कांग्रेस पार्टी है उसका केवल एक ही ध्येय है कि किसी ना किस तरीके से हर रोज सरकार के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा खड़ा किया जाए जो व्यवहारिक ना हो। व्यवहारिकता के प्रश्न का उत्तर देने को तो मन भी करता है, लेकिन जो प्रश्न व्यवहारिक ही नहीं है। अब कोरोना काल के अंदर
मुझे बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई है, विपक्ष कहाँ काम कर रहा है, विपक्ष कहाँ जनमानस की सेवा कर रहा है। वो केवल और केवल टेलीविजन के ऊपर, केवल और केवल मीडिया में, केवल और केवल अखबार में आके केवल ये बोलता है सरकार कुछ नहीं कर रही। जिसने अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना उसको क्या पता चलेगा कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। जो लोग केवल और केवल एक दूसरे के पोस्टर पाड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के पोस्टर के ऊपर स्याही लगाने में लगे हुए हैं, उनके पास कहां समय है इन विषयों के ऊपर चिंतन करने का। जो पार्टी आज पूरे के पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई है इन्हीं कारणों के कारण से। वो पार्टी को आज इस बात की चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसके जो बड़े नेता है वो भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, मनगढ़ंत विषय को ले रहे हैं। जबकि आज देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते, आज वो इस देश की बागडोर ना संभालते और इस प्रकार के लोगों के पास अगर यहाँ की बागडोर संभाली गई होती तो आप हाल देखते, बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी कमियां आप लोगों को नजर आती। लेकिन ये दुखदायी विषय है, जहां तक हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात करूंगा कि यहाँ पर जो हमारा विपक्ष है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, उसका किसी भी प्रकार की कंट्रीब्यूशन सरकार के साथ खड़े होकर ये नजर नहीं आती कि कोरोना की लड़ाई में कहीं विपक्ष भी नजर आ रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, वो पीपीई किट के घोटाले की भी बात करते हैं कि गड़बड़ियां वहां पर भी हुई हैं। कौन से किट का घोटाला? पीपीई किट के बारे में बात करते हैं। कोई किट नहीं, आप लाइए मेरे पास, कोई प्रूफ के साथ बात करिए आप कि ये फलाना घोटाला है। हिमाचल प्रदेश में एक पैसे की भी हेराफेरी पिछले 3.5 वर्षों के अंदर, केवल एक पैसा, बड़ी लंबी बात नहीं कर रहा हूं, प्रूफ के साथ बात करिए। आप बताइए मेरे को, आपको कौन सी किट के ऊपर ऐसा लगता है? बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। हाँ, तो क्या मतलब क्या केवल ये विपक्ष, तो क्या केवल विपक्ष राजनीतिक दबाव डालने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रहा है? केवल और केवल आज उनको नजर नहीं आ रहा। 3.5 वर्षों के अंदर कोई एक परफेक्ट मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बताइए आप, जहाँ पे कांग्रेस किसी मुद्दे को लेकर खड़ी हुई है। ठीक है सर। और कांग्रेस मुद्दा लेकर कैसे खड़ी होगी? कांग्रेस आज नेता विहीन है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। आज कांग्रेस बिना नेता के काम कर रही है, इसलिए ये बहुत जो परिस्थिति जो है ये बहुत बड़ी चिंताजनक है। आखिरी सवाल सर, परिवहन विभाग के लिए आपने योग की कक्षाओं की भी कभी आयोजन किया और आप खुद कोरोना से लड़ करके आए, कोरोना योद्धा की तरह आप आए, और तो क्या आपने वाकई ये समझा कि योग कोरोना से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इस वजह से ये कदम उठाया गया? इस संदर्भ में थोड़ा सा और विषय को जोड़ना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना के इस महामारी के काल में निभा रहा है। आपका कंडक्टर किसी बुजुर्ग को पकड़ के गाड़ी में बैठा रहा है, कोई माता बैठ नहीं सकती उसको पकड़ के बैठा रहा है, और सबसे ज्यादा कोरोना के साथ ये कोरोना पॉजिटिव जो है मेरे ड्राइवर और कंडक्टर हुए। इस सारे जो हमारा विषय चल रहा है, और जो मानसिक तनाव में से गुजरते हैं ड्राइवर और कंडक्टर्स, 4-4, 6-6 दिन वो अपने घरों में नहीं जाते हैं, हर समय गाड़ियों में रहना, गाड़ियों में जाना। तो इसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनको किसी ना किसी तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि योग जो है, उस योग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण काम जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए किया जा सकता है। तो श्री रविशंकर जी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कारण जिनके वॉलंटियर्स हैं, उन वॉलंटियर्स ने मुफ्त में हमें ये कहा है कि हम आपके ड्राइवर और कंडक्टर्स को प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण देने के बाद वो अपने घर में भी उसी प्रकार का प्रशिक्षण करे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये कार्यक्रम बड़ा सफल कार्यक्रम है। मेरे ड्राइवर और कंडक्टर इसमें भाग ले रहे हैं, और निश्चित तौर से शारीरिक और मानसिक रूप से उन लोगों को लाभ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ और बात आपने करी अपने तमाम विभागों के बारे में भी, और प्रदेश की कोरोना से इस लड़ाई के विषय में भी आपने तमाम चीज़ें साझा करी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदेश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और कोरोना से लड़ता रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो विक्रम सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे, और अपने विभागों के बारे में तो बात उन्होंने की, एक कैबिनेट मंत्री, क्योंकि परिवहन, उद्योग और श्रम रोजगार मंत्रालय उनके पास हैं, और प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग विभाग के काम हमने देखे हैं अभी कोरोना से के इस दौरान में, तो उन सब के बारे में उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और अपने जवाब भी दिए, और विपक्ष को भी केवल राजनीति न करने की सलाह दी बल्कि काम करने की भी सलाह दी। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप लगातार देखते रहें खबर फास्ट पर ये ई संवाद हिमाचल की बात।
बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर फास्ट पर कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर का बड़ा बयान और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रभावित रहा। इस बारे में उन्होंने बात रखी। हालांकि जिस तरीके की कोशिशें हुई हैं उसको लेकर उद्योग को चलाने की बात उन्होंने कही कि उद्योग को चलता रहे ताकि पैसे जो है वो जो इनकम है वो आती रहे, इनकम का सोर्स न रुकें और लोगों के रोजगार भी बचे रहें। और इसी दौरान कोरोना को रोकना पहली प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता और पहली दृष्टि में जो काम हमने करना है वो कोरोना को रोकना, कोरोना से बचना है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।